हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जावा। और हम लोग का मेन पर्पस रहेगा आईसीएससी के 10th बोर्ड एग्जाम का सेमेस्टर 1। जावा का जो कॉन्सेप्ट्स है और थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग है वही हम लोग देखने वाले हैं। देखो, जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए क्योंकि ये बहुत इवॉल्व हुआ है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत इवॉल्व हुआ है और जावा आज के टाइम में एक हाई लेवल लैंग्वेज है क्योंकि इसमें बहुत सारा सिम्बल्स का यूज़ होता है। ये बाइनरी लैंग्वेज जैसा नहीं है जिसमें सिर्फ 1 और 0 का यूज़ होता है। इन दैट सेंस जावा इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। अच्छा, जब भी हम लोग जावा का प्रोग्राम में स्टार्टिंग लेते हैं तो सबसे पहले आता है ये हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम। और हम लोग का एक सेंस बन जाता है विद अपकमिंग प्रोग्राम्स भी कि जावा में सिर्फ एक क्लास हम लोग लिखते हैं, है ना। बट कॉन्सेप्चुअली आपको ये जानना ज़रूरी है कि जावा में कई सारे क्लासेस हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा क्लास होता है और हर क्लास में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट जो है ना, उसका डेटा टाइप होता है क्लास नेम। जैसे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट 1, इसका डेटा टाइप है A1, ये जो क्लास का नेम है। ये ऑब्जेक्ट 2 जो है, इसका भी डेटा टाइप है ये A1। तो इस ऑब्जेक्ट 3 का डेटा टाइप क्या होगा? A2। डेटा टाइप इंट इंट डेटा टाइप होता है ना। इंट A = 1, तो इंट जो है वो डेटा टाइप है, डबल डेटा टाइप है। तो क्लास भी जो है ना वो एक डेटा टाइप है। इट इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। तो इस बात को याद रखना है, क्लास इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। और डेटा टाइप ये है किसका? तो ये ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप होता है। तो जब बहुत सारे क्लासेस और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को डील करते हैं तब ये सब बात पता चलता है। बट अभी के लिए हम लोग को कॉन्सेप्चुअली के लिए याद रखना ज़रूरी है कि बहुत सारा क्लास हो सकता है और हर क्लास में बहुत सारा ऑब्जेक्ट हो सकता है। और प्लस एक और बात कि एक क्लास में, एक पर्टिकुलर क्लास में बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स तो हो ही सकता है और साथ में बहुत सारा फंक्शंस भी हो सकता है, ठीक है। देखो, ये बहुत सारा फंक्शंस हो सकता है ना, एक क्लास में बहुत सारा फंक्शंस हो सकता है। अब आगे आते हैं हम लोग कि एक जावा प्रोग्राम में जब भी हम लोग पढ़े कि एक जावा प्रोग्राम जो होता है उसमें बहुत सारा क्लासेस हो सकता है और एक क्लास में बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस हो सकता है। एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एन नंबर ऑफ फंक्शंस हो सकता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक छोटा सा हिस्सा है ना क्लास का। ऑब्जेक्ट एक छोटा सा हिस्सा होता है क्लास का, इसलिए ऑब्जेक्ट को कहते हैं ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। अच्छा, अब है कि जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। देखो, जावा का मेन मुद्दा ऑब्जेक्ट्स है। इससे पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे पुराने ज़माने में, उनका मेन मुद्दा फंक्शंस हुआ करता था। लेकिन जावा का मेन मुद्दा है ऑब्जेक्ट्स, इसलिए जावा को कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने के लिए इसके पास बहुत सारा खासियत है। और वो सब जो खासियत है वो इनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म या फिर इसको फंक्शन ओवरलोडिंग भी कहते हैं, और डायनामिक बाइंडिंग। तो इन सब चीज़ को याद रखना, ऑड वन आउट के केस में भी इसका काम आ सकता है। और इसका डेफिनेशन भी थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, खुद से। अब हम लोग आते हैं सोर्स कोड, बाइट कोड और बाइनरी कोड पे, ठीक है। जब हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं ना खुद से, तो वो जो प्रोग्राम हम लोग एक्चुअली में लिखते हैं, जो हम लोग देखते हैं प्रोग्राम लिखे हैं, उसको हम लोग कहते हैं सोर्स कोड, ठीक है। वो सोर्स कोड होता है। और जब हम लोग उसको लिखते हैं और कंपाइल करते हैं, तो कंपाइलर, जो कि जावा का कंपाइलर होता है, वो उसको बाइट कोड में बदल देता है, ठीक है, बाइट कोड में, जो कि एक इंटरमीडिएट कोड है क्योंकि अभी प्रोग्राम का काम नहीं करेगा। ये बाइट कोड जो है वो इंटरप्रेट होता है, एक इंटरप्रेटर काम करता है जिसका नाम है जावा वर्चुअल मशीन, JVM, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या करता है, इसको मशीन कोड या बाइनरी कोड में बदल देता है। तो हम लोग लिखते हैं सोर्स कोड, सोर्स कोड को कंपाइल करके बाइट कोड आता है, बाइट कोड इंटरप्रेट होता है इंटरप्रेटर के द्वारा, जावा वर्चुअल मशीन के द्वारा, और आता है मशीन कोड या बाइनरी कोड। बाइनरी कोड वही कोड हो गया 1 और 0 वाला कोड, क्योंकि कंप्यूटर तो 1 और 0 ही समझता है। तो इसलिए फाइनली वो कोड आ गया, मतलब कंप्यूटर अब तो समझ जाएगा सब कुछ। तो इसको जानना ज़रूरी है, सोर्स कोड क्या होता है, बाइट कोड क्या होता है और मशीन कोड क्या होता है। अब चलते हैं कीवर्ड्स। जब भी हम लोग जावा का प्रोग्राम लिखते हैं तो कीवर्ड्स जो है ना, जो मतलब हर प्रोग्राम में आता है, जैसे कि पब्लिक, वॉइड, स्टैटिक, मेन, इंट, क्लास, उसके बाद डबल, फ्लोट, ट्राई। ट्राई नहीं आता हम लोग में, लेकिन कई सारा जो वर्ड्स होता है, ट्राई होता है एक कीवर्ड। तो कई वर्ड्स जो हम लोग को अक्सर देखते हैं ना प्रोग्रामिंग में, मतलब वो आता है और उसका जावा में एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, उसको हम लोग वेरिएबल के नाम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जावा का के लिए वो रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। इन सब वर्ड्स का, इंट, फ्लोट, इन सब का एक पर्टिकुलर मीनिंग है जावा में, ठीक है। तो इसलिए इन सब को हम लोग वेरिएबल या क्लास का जो नामकरण करते हैं
उसमें यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि फिर कुछ गलती हो जाएगा, है ना। इंट के बाद ए लिखते हैं, इंट ए इक्वल टू लिखते हैं, इंट डबल नाम नहीं दे सकते ना वेरिएबल को, क्योंकि डबल जो है वो तो एक क्या है, कीवर्ड है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग क्लास। क्लास को डिफाइन कैसे करते हैं? क्लास को डिफाइन वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक हम लोग जाने हैं क्लास के बारे में, वही सब चीज़ को डेफिनेशन में लिख देंगे। अ क्लास में बी रिगार्डेड एज अ ब्लू प्रिंट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। क्लास जो होता है उसी, हर क्लास में ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किया जाता है, और ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप जो होता है वो क्लास का नेम होता है, जाने थे अभी हम लोग। तो एक क्लास के कारण ही तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो इसलिए क्लास में बी रिगार्डेड एज अ ब्लू प्रिंट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। इट मे बी व्यूड एज अ फैक्ट्री दैट प्रोड्यूसेस सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि एक क्लास का जो प्रॉपर्टीज़ होता है वो सेम रहता है, तो इसलिए सिमिलर ऑब्जेक्ट्स ही वो क्रिएट कर सकता है। एक मुद्दा है ना, क्लास एक ही चीज़ तो है, तो वो सिमिलर ही ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकता है। A class may also be considered as a new data type created by the user that has its own functionality. Functionality तो वही होगा जो कि उस क्लास में पूरा फंक्शंस हम लोग लिखे होंगे, उसी का फंक्शनैलिटी होगा। जैसे रिवर्स निकाल रहे होंगे नंबर्स का, तो उसका फंक्शनैलिटी रिवर्स करने का होगा नंबर को। ऐसे ही जो भी फंक्शन हम लोग उस क्लास में डाले हुए होंगे, जो भी काम वो कर रहा होगा प्रोग्राम, वही उसका फंक्शनैलिटी हो जाएगा उस क्लास का। और न्यू डेटा, इट इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, ये तो बता चुके हैं ना कि वो डेटा टाइप होता है। किसका डेटा टाइप होता है? तो ऑब्जेक्ट्स का डेटा टाइप होता है। तो यही है क्लास का डेफिनेशन। अच्छा, अब आ जाते हैं मुद्दा डेटा टाइप्स में। तो डेटा टाइप्स में प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब थोड़ा जो पुराना है और जावा में पहले से ही बिल्टअप है, वो होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है ना, वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप तो बहुत सारे हैं, जो भी जानते हो तुम, लगभग लगभग सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप याद रखना, ये चारों है ना, इन चारों को याद रख लेना ताकि ऑड वन आउट में काम आए, क्योंकि नॉन प्रिमिटिव में यही चार है, बाकी सब जो है नॉन मतलब प्रिमिटिव है। तो नॉन प्रिमिटिव को याद कर लो। स्ट्रिंग याद रखना कि एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और एक क्लासेस इंटरफेस ये भी एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो इस चीज़ को याद रखना। अब हम लोग बढ़ते हैं हायरार्की ऑफ डेटा टाइप में, है ना। अगर हम लोग एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, इंट ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो और मान लेते हैं बी जो है वो इंट है और इंट टाइप का वेरिएबल है बी, और सी जो है वो फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। बी जो है वो इंट है और सी जो है वो फ्लोट है। तो हायरार्की में देखो, हायरार्की जो है ना, उसमें ये टॉप पे, डबल टॉप पे, मतलब ये जो नीचे जा रहा है ना वो लोग टॉप पे है। तो अगर इंट और फ्लोट के बीच में एक होगा ना कोई भी मैथमेटिकल काम, तो जो रिजल्ट आएगा ना वो फ्लोट में आएगा, जो नीचे वाला है ना उसमें रिजल्ट आएगा। बाइट और कैर में अगर काम करेंगे तो रिजल्ट किस में आएगा? कैर में आएगा। बाइट और लॉन्ग में काम करेंगे तो रिजल्ट किस में आएगा? लॉन्ग में, क्योंकि वो नीचे है, जो नीचे होगा रिजल्ट उसी में आएगा, एक मिक्स्ड एक्सप्रेशन का। अच्छा, अब हम लोग को डेटा टाइप का ना साइजेस भी याद कर लेना है, क्योंकि ये पूछ सकता है। तो बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, देखो इसका साइज याद करने का तरीका, बी सिलिकन याद रखना, ठीक है ना, बी सिलिकन, BSIL। और डेटा बाइट्स में हम लोग लिखे हैं 1248 या 2 to the power 0 बाइट, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3। ये तो याद रख सकते हो ना, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2 और 2 to the power 3, 1248 बाइट हो रहा है। और इधर का याद रखना बी सिल, है ना, बी सिलिकन से याद रख सकते हो, ठीक है, बी सिलिकन से, बी सिलिकन। और इधर याद रखना BCFD, बाइट, कैर, फ्लोट, डबल। मतलब बाइट का हो गया 2 to the power 0 डेटा, मतलब 1 बाइट हो गया, बाइट का 1 बाइट साइज लेता है ये। शॉर्ट 2 बाइट लेता है स्पेस में, इंट 4 बाइट का स्पेस लेता है, लॉन्ग 8 बाइट का स्पेस लेता है। बाइट जो है वो खुद 1 बाइट का, उसको जानबूझ के हम लिख दिए ताकि तुम ये BCFD में भी याद कर सको, और बी सिलिकन से BSIL याद कर सको। कैर जो होता है वो 2 बाइट्स लेता है, फ्लोट जो होता है वो 4 बाइट्स लेता है, डबल जो होता है वो 8 बाइट्स लेता है। इसको 2 to the power 0 के सेंस में 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3 ऐसे भी याद रख सकते हो। और ये बात तो बहुत ज़रूरी है रखना कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स होता है, ये इन्फॉर्मेशन याद रखना, क्योंकि हो सकता है तुमको ये पूछे कि इंट कितना बिट्स होता है। तो इंट तुमको पता है कि 4 बाइट होता है, तो बिट्स में बदलने के लिए 4 × 8 कर देना तो 32 बिट्स हो जाएगा। इंट 32 बिट्स हो जाएगा। मतलब इंट का अगर बाइट याद है तो बाइट को बिट्स में इसके थ्रू बदल लोगे ना, कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स होता है।
तो बस यही काम कर लेना और इस डेटा को याद कर लेना, है ना, डेटा टाइप का साइजेस को याद कर लेना। अच्छा, अब है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। जैसे कि हम लोग जो बात कर रहे थे ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें दो अलग अलग टाइप का डेटा टाइप का यूज़ हो रहा है। जैसे देखो, ये इंट आई डबल जे और आई और जे का सम हो रहा है, तो के जो होगा वो कौन सा डेटा टाइप होगा? डबल डेटा टाइप होगा, तभी काम सही होगा, क्योंकि रिजल्ट तो डबल में ही आने वाला आई प्लस जे का, क्योंकि हायरार्की पढ़े थे ना अभी हम लोग। तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है कि जब हम लोग ऐसा मिक्स्ड एक्सप्रेशन करते हैं ना, दो अलग अलग डेटा टाइप के साथ एक मैथमेटिकल ऑपरेशन कर देते हैं या कोई भी ऑपरेशन कर देते हैं, तो जो फाइनल रिजल्ट आता है जो कि के में अभी आएगा, वो ऑटोमेटिकली जो होता है ना हायर डेटा टाइप में आता है, और ये जो ऑटोमेटिकली होता है वो कंप्यूटर करता है। ठीक है, तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन खुद कंप्यूटर कर देता है जब दो अलग अलग टाइप का डेटा टाइप इन्वॉल्व होता है, और रिजल्ट ऑब्वियसली जो हायरार्की में आता है ऊपर उसी को देता है ना। हम लोग उसको डाउन और एरो करके दिखाए थे, हम लोग उसको उल्टा बनाए थे, ऊपर भी बना सकता है, जैसे बनाना है बना सकते हो, लेकिन उसको पता रहना चाहिए आदमी को कि क्या है क्या चीज़ नहीं है। तो ये हो गया इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। फिर आया एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या हुआ ना कि हमको दो अलग अलग चीज़ है, ठीक है, या दो सेम चीज़ भी है, लेकिन अपने को ये चाहिए कि हमको एक्सप्रेशन जो है वो एक पर्टिकुलर डेटा टाइप में चाहिए। जैसे ये इंट ए बी था, और हम कह रहे हैं कि हमको जो रिजल्ट है ए प्लस बी का वो फ्लोट डेटा टाइप में चाहिए। तो अगर हम लोग इस टाइप से लिख देते हैं ना, ब्रैकेट में एक फ्लोट यहाँ पे देखो डाल दिए हैं, एक फ्लोट डाल दिए हैं यहाँ पे, और ए प्लस बी को ब्रैकेट में लिख दिए जो एक्सप्रेशन है, तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर को हम बोल रहे हैं कि भाई हमको तो फ्लोट में ही चाहिए। तो इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, जहां हम खुद इंटरफेयर करते हैं कंप्यूटर के साथ और बोलते हैं ज़बरदस्ती कि हमको इसी डेटा टाइप में चाहिए रिजल्ट। तो ये हो गया एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब आता है नेक्स्ट डेटा टाइप में जो न्यूमरिक डेटा टाइप हो गया वो हो गया इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, और नॉन न्यूमरिक में आ गया तुम्हारा कैर स्ट्रिंग बूलियन ये सब। और एस्की कोड ऑफ कैरेक्टर्स याद रखना ज़रूरी है। कैपिटल ए से जेड का होता है 65 to 90, स्मॉल ए से जेड का 97 to 122। मतलब कैपिटल ए का 65 होता है तो कैपिटल बी का क्या होगा 66, कैपिटल सी का क्या होगा 67। इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हो, और 0 से 9 का भी देख सकते हो 48 to 57। तो इस डेटा को याद रख लेना। अब आता है टोकन्स इन जावा। तो इंट आई इक्वल्स 1 + 8, और भी ये मतलब सेमी कोलन दिया हुआ ना, तो ये जो इंट हुआ ना इसको कहते हैं कीवर्ड। ठीक है, इंट को क्या कहेंगे, कीवर्ड। ये जो इंट है वो मेरा कीवर्ड है। आई जो है वो मेरा, ये जो आई है ना यहाँ पे वो आइडेंटिफायर है। जो इक्वल टू है वो असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। फिर ये जो 1 या फिर जो 8 है, ये 1 और ये 8 दोनों ही लिटरल या कॉन्स्टेंट्स कह सकते हो इसको। और ये जो प्लस है ना ये ऑपरेटर है, और ये जो सेमीकोलन आ रहा है ना यहाँ पे वो पंक्चुएटर कहलाता है। और ये जो भी है ना कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, असाइनमेंट, लिटरल्स और कॉन्स्टेंट्स, ऑपरेटर्स और पंक्चुएटर्स, इन सभी को टोकन्स कहते हैं। मतलब ये अलग अलग प्रकार के टोकन्स है जावा में। ये जो सारा जो चीज़ ग्रीन में है ना वो टोकन्स है जो कि जावा में होते हैं। अब आते हैं पैकेजेस। देखो जावा में पैकेज क्या होता है, अगर कोई भी इंसान एक लंबा सा प्रोग्राम लिखा है, बहुत सारा क्लासेस है, तो एक पैकेज में बहुत सारा क्लासेस हो सकता है, क्योंकि एक इंसान बहुत लंबा प्रोग्राम लिख सकता है, और उस प्रोग्राम में ना वो बहुत सारा फंक्शनैलिटीज़ ऐड किया हुआ है, बहुत सारा फंक्शंस ऐड किया हुआ है। और अब वो क्या चाहता है कि जो हम फंक्शंस इतना सारा क्रिएट कर लिए हैं इसको कोई दूसरा भी यूज़ कर सके। मतलब थोड़ा दिलदार इंसान है, तो वो कह रहा है कि जो भी हम कोड लिखे हैं इसको जो भी चाहे वो यूज़ कर सकता है। और तो वो क्या करता है, उसको एक पैकेज में बना देता है, उसका एक पैकेज बना देता है, और उसमें जितना भी फंक्शंस, बस एक लाइन अगर ऊपर में लिख दोगे ना, इम्पोर्ट जावा डॉट दिस, जो भी, या इम्पोर्ट जो भी पैकेज का वो नाम देगा, उस पैकेज का वो बस ये ऊपर में लाइन लिख के वो जितना भी फंक्शंस अपने में क्रिएट किया था और चाहता है कि जो भी मेरा पैकेज खोले वो इन सब फंक्शंस को यूज़ कर पाए, तो जावा पैकेज वो क्रिएट कर देता है जिसमें बहुत सारे क्लासेस रहते हैं, जिसमें बहुत सारा फंक्शंस रहता है, जिसको यूज़र यूज़ कर सकता है। समझ गया ना, कोई दूसरा प्रोग्राम लिखा है और हेल्प हमको मिल रहा है, वही हो गया जावा पैकेज। कुछ जावा पैकेजेस इन बिल्ट भी होते हैं। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए हम लोग के पास एक पैकेज होता है जो कि है जावा डॉट लैंग पैकेज। जितना भी मैथमेटिकल फंक्शंस होता है ना, SQRT, min, max, ये सब जितना भी, वो सब जावा डॉट लैंग पैकेज का ही हिस्सा है।
ठीक है। तो अगर पूछेगा कि मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होता है इन सब का पैकेज कौन है, तो याद रखना जावा डॉट लैंग पैकेज। अच्छा, अब आते हैं मैथमेटिकल कुछ कुछ फंक्शंस पे और जानते हैं कि किस किसी को डाउट होता है इन सब चीज़ पे। तो एब्सोल्यूट फंक्शन कौन क्या करता है? एब्सोल्यूट फंक्शन ना बस जो भी वैल्यू मिलता है ना उसको उसको पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, एब्सोल्यूट फंक्शन को जो भी वैल्यू मिलेगा उसको बस पॉजिटिव करके वापस दे देगा। और मेरे ख्याल से ये 5 एब्सोल्यूट ऑफ 5.0 होना चाहिए, है ना, और एब्सोल्यूट ऑफ -5 भी 5.0 होना चाहिए, आई थिंक सो। ठीक है, और बाकी हम लोग इसको देख लेते हैं। हाँ, हम सही बोल रहे हैं, एब्सोल्यूट ऑफ 5 का वैल्यू 5.0 आएगा। ठीक है, और एब्सोल्यूट ऑफ -5 का वैल्यू भी 5.0 आएगा, क्योंकि जो रिटर्न टाइप होता है ना वो डबल टाइप होता है। रिटर्न टाइप जो इन सब का होता है डबल होता है, जैसे कि देखो फ्लोर 3.4 का 3.0 आ रहा है ना, उसी टाइप से। बस याद रखना कि डबल टाइप में आता है। एक्सेप्शन हम बताएंगे, ये जो अगला स्लाइड है ना वो बताएगा कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं। अभी सिर्फ मैथमेटिकल फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। तो एब्सोल्यूट बस यही करता है कि पॉजिटिव कर देता है वैल्यू को। राउंड ऑफ क्या करता है? राउंड, सिर्फ राउंड लिखते हैं तो राउंड क्या करता है, उस वैल्यू को राउंड ऑफ कर देता है। जैसे 3.4 3 के ज़्यादा करीब है या 4 के ज़्यादा करीब है, तो 3 के ज़्यादा करीब है इसलिए इसका वैल्यू 3 आ गया। राउंड ऑफ 3.8, तो 3.8 3 के ज़्यादा करीब है कि 4 के ज़्यादा करीब है, 4 के ज़्यादा करीब है तो इसका वैल्यू 4 आ गया। राउंड ऑफ -1.4, -1.4 -1 के ज़्यादा करीब है कि -2 के ज़्यादा करीब है, तो -1 के ज़्यादा करीब है इसलिए इसका वैल्यू -1 आ गया। फ्लोर, फ्लोर का मतलब हो गया फ्लोर पे पटक देना, कोई भी नंबर है ना उसको नीचे की तरफ पटक देना है, फ्लोर पे पटकना है, तो घटाना है मतलब कि। तो फ्लोर ऑफ 3.4 क्या हो गया? 3.0 हो गया, नीचे करना था ना, घटाना था तो घट गया। 3.8 भी है तो इसको क्या करना है? फ्लोर पे पटकना है, तो 3 होगा ना, 3.0 पटकना, उसको नीचे करना है। अच्छा, नेगेटिव में इसका ना कुछ अलग बात होता है, अलग बात नहीं होता है, कम करना रहता है, पटकना रहता है। तो -1.4 को कम करना है या ज़मीन पे गिराना या पटकना, जो भी होगा ना वो -1.4 को कम करेगा। जैसे 3.8 को हम लोग कम किए थे तो 3.0 हुआ था ना, थोड़ा कम किए थे उसको, तो -1.4 को भी कम करेंगे, है ना, गिराएंगे, तो क्या होगा? -2 हो जाएगा, क्योंकि -2 इज़ लेस देन -1.4। तो नेगेटिव नंबर में भी उसको घटाना ही है, फ्लोर में मतलब घटाना है, फ्लोर नीचे गिराओ घटाओ। सील में क्या हो गया? ऊपर चढ़ाना है। ठीक है, सीलिंग पे चढ़ा देना उसको। तो 3.4 को सीलिंग पे चढ़ा दोगे तो 4.0 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 3.8 को भी सीलिंग पे चढ़ाओगे तो 4.0 हो जाएगा। ठीक है, 3.1 को भी सीलिंग पे चढ़ाओगे तो 4 ही हो जाएगा, 4.0 हो जाएगा। अच्छा, सीलिंग पे चढ़ाओगे -1.4 को तो क्या होगा? -1.0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ -1 लिखा हुआ है, एक्चुअली -1.0 हो जाएगा। -2.0 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सील मतलब चढ़ाना है ना, उसको बढ़ाना है, तो -1.4 को -1 करेंगे। ठीक है, -2 तो घटाना हो गया, -1 मतलब बढ़ाना हुआ ना, क्योंकि -1 बड़ा है -1.4 से, तो बढ़ाने के लिए -1 की तरफ ही जाना पड़ेगा, -1.0 होगा। पावर का मतलब जानते ही हो, पावर ऑफ ए का बी होता है 8 टू द पावर बी। फिर SQRT मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए, क्यूब रूट ऑफ ए, CBRT, है ना। रैंडम, रैंडम जो होता है वो गिव्स अ रैंडम वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, 0 और 1 के बीच का एक वैल्यू देता है रैंडम फंक्शन। और ये सब जो किसका पैकेज है? जावा डॉट लैंग का पैकेज है। ये सारा मैथमेटिकल फंक्शन जावा डॉट लैंग पैकेज का फंक्शंस है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं इस पे। ऑल मैथ फंक्शन हैव अ रिटर्न टाइप डबल। ठीक है, डबल रहता है, सबका रिटर्न टाइप लगभग लगभग डबल ही रहता है। एक्सेप्शंस जो है वो है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ का रिटर्न टाइप इंट होता है। ठीक है, सिर्फ राउंड ऑफ का रिटर्न टाइप इंट होता है, यही एक एक्सेप्शन है। दूसरा एक्सेप्शन है मिन मैक्स और एब्सोल्यूट। ठीक है, मिन मैक्स और एब्सोल्यूट का जो रिटर्न टाइप होता है वो डिपेंड करता है कि इसके अंदर में क्या है। इसके अंदर में जो रहेगा वैसा ही देगा। अगर इसके अंदर में इंट है तो इंट देगा, इसके अंदर में मतलब ये जो ए और बी है ना, और ये जो ए है, तो जैसा ये होगा वैसा ही इसका रिटर्न टाइप भी होगा। मतलब उस सेंस में हम लोग का एब्सोल्यूट वाला सही लिखा हुआ है यहाँ, 5 का आउटपुट 5 ही होगा। क्यों? क्योंकि इंट का आउटपुट ये इंट ही देगा। तो एब्सोल्यूट मिन और मैक्स के केस में क्या होता है, इन तीनों के केस में क्या होता है, जो सेकंड एक्सेप्शन है, कि अंदर में जैसा रहेगा डेटा टाइप वैसा ही दे देगा। तो ये सही है, ऊपर वाला है ना, कोई दिक्कत नहीं था उसमें हम लोग का। अब आते हैं हम लोग ऑपरेटर्स में। तो ऑपरेटर्स हम लोग के पास जावा में होता है अर्थमेटिकल, रिलेशनल, लॉजिकल, इन टाइप का ऑपरेटर्स होता है अपने पास, है ना। ये तुम देखे ही होगे, प्लस माइनस। ये जो प्लस और ये माइनस है ना, और ये जो प्लस और ये माइनस है,
इसमें कुछ अंतर है ना, देख सकते हो, ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस। इंट आई इज इक्वल टू +5 जब लिख रहे हैं ना, तो ये एक यूनरी ऑपरेटर है, क्योंकि सिर्फ एक नंबर से डील कर रहा है। प्लस प्लस भी जो है एक यूनरी ऑपरेटर है, क्योंकि ये सिर्फ एक चीज़ से डील करता है ना, जैसे ये आई से सिर्फ डील कर रहा है, तो इसलिए ये यूनरी एक ऑपरेटर वाला ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर है। वहीं बाइनरी ऑपरेटर जो होगा दो चीज़ से डील करेगा। जैसे देखो, इंट आई इज इक्वल टू 5+4, तो यहाँ प्लस के इधर भी एक है, उधर भी है, तो इसलिए बाइनरी हो गया ये, तो ये बाइनरी ऑपरेटर हो गया। और आई इज इक्वल टू 5 इंटू आई, बाइनरी ऑपरेटर में तुम्हारा इंटू डिवाइड मॉड्यूलस सब आ जाता है, ठीक है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड मॉड्यूलस सब बाइनरी ऑपरेटर में। रिलेशनल ऑपरेटर में तुम देख ही रहे हो, मोर देन लेस देन, मोर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू जो कि कंपैरिजन में यूज़ होता है, और फिर नॉट इक्वल टू, है ना। इसका काम क्या होता है, टू शो रिलेशनशिप अमंग ऑपरेंड्स। फिर तुम्हारा आ गया लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स भी तुम देख रहे हो। हाँ, लॉजिकल ऑपरेटर्स का जो है वो प्रीसिडेंस याद रखना, पहले नॉट आता है ना, पहले नॉट, फिर एंड और फिर और आता है, तो इसका प्रेसिडेंस याद रखना। और ऐसे ऑपरेटर्स जो होता है ना, उसका प्रेसिडेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं हम लोग का इस सेंस में भी सही बन रहा है। पहले यूनरी, फिर बाइनरी, फिर रिलेशनल, फिर लॉजिकल, मतलब पहले यूनरी आएगा, फिर बाइनरी, फिर ये रिलेशनल, फिर ये लॉजिकल। ये है प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर्स, मतलब अगर एक एक्सप्रेशन है जिसमें इन सारे ऑपरेटर्स का काम हो रहा है, तो पहला काम कौन करेगा, तो पहला यूनरी करेगा, फिर बाइनरी करेगा, फिर रिलेशनल, फिर लॉजिकल, ठीक है। लेकिन इसको अपने वो जो A++ वाला जो एक्सप्रेशन दिया रहता है ना, उसमें ये नहीं करना कि पहले यूनरी लगा दिए, वो अगर लेट से आ रहा है तो उसको लेट से ही लगाना पड़ेगा। इसका ये बस जान लेना प्रेसिडेंस के तौर पे, और कुछ इससे खेल मत कर देना और कोई जगह पे। फिर आ गया तुम्हारा टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर तुम देख सकते हो कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, वो कहीं ना कहीं टर्नरी ऑपरेटर का है। ए का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 4 है, ठीक है। और पूछ रहा है अगर ए का वैल्यू मोर देन बी है, तो हाँ 5 इज़ मोर देन 4 तो है, तो अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होता है ना, तो रिजल्ट आएगा ए। और अगर ये एक्सप्रेशन बाय द वे फॉल्स हो जाता है, तो ये डॉट डॉट के बाद वाला बी जो है ना, वो आएगा। तो मैक्स में क्या स्टोर होगा, क्योंकि ये इस बार ट्रू है, ये ट्रू है, ये जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू है, तो इसलिए ए स्टोर हो जाएगा मैक्स में। अगर बाय द वे एक्सप्रेशन फॉल्स होता है, तो मैक्स में क्या स्टोर हो जाता है, बी। लेकिन अभी तो ये ट्रू है, इसलिए मैक्स में क्या स्टोर हो जाएगा, ए। तो उसके बाद हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट प्रिंटल मैक्स, तो मैक्स तो 5 है, तो इसलिए मतलब मैक्स में 5 स्टोर हुआ ना ए, तो इसलिए आउटपुट तुम्हारा क्या आ जाएगा, 5। ये होता है टर्नरी ऑपरेटर। फिर आ गए इनपुट्स इन जावा। इनपुट्स इन जावा, तो हम लोग यहाँ पे इनपुट्स इन जावा देख रहे हैं रन टाइम वाला इनपुट्स इन जावा। तो वो हम लोग करते हैं स्कैनर क्लास के थ्रू, और स्कैनर क्लास के थ्रू जब करते हैं तो उसका स्टेटमेंट जो हम लोग का रहता है, जिससे हम लोग ये काम करते हैं, वो है ये वाला स्टेटमेंट, स्कैनर इन इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये तो याद ही रखना, याद होगा भी। और फिर ये सब स्टेटमेंट्स जो यहाँ पे इन यूज़ किए हैं ना, वही को यूज़ करते हैं, वही चीज़ को यूज़ करते हैं। इन इज इक्वल टू नेक्स्ट शॉर्ट, अगर शॉर्ट टाइप का है, फिर नेक्स्ट एंड, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में ना कुछ अंतर होता है, कुछ अलग चीज़ है, ये पता भी होगा तुमको, कि नेक्स्ट जो है वो सिर्फ एक वर्ड को इनपुट ले सकता है। एक वर्ड मतलब उसके बीच में स्पेसेस नहीं होता है। नेक्स्ट जो होता है वो इनपुट सिर्फ एक वर्ड को ले सकता है जिसके बीच में कोई स्पेस नहीं हो। और नेक्स्ट लाइन जो है वो इनपुट लेता है एक लाइन को, उसके बीच में स्पेस तो हो सकता है, लेकिन वो एक ही लाइन होना चाहिए, ठीक है, दो लाइन नहीं होना चाहिए, बीच में एंटर नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए नेक्स्ट का जो एस्केप सीक्वेंस होता है वो स्पेस बार होता है, और इसका जो एस्केप सीक्वेंस होता है ना नेक्स्ट लाइन का, वो होता है स्लैश एन। स्लैश एन कहीं ना कहीं न्यू लाइन ले आता है, जैसे एंटर करते हैं तो न्यू लाइन आता है ना, तो वैसे ही स्लैश एन करने से भी न्यू लाइन आ जाता है प्रोग्राम में, मतलब आउटपुट में अपने। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये देखो एक प्रोग्राम है, देखो हम लोग जो इनपुट करते हैं तो उसमें जावा डॉट यूटिल ये पैकेज कॉल करते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं जावा डॉट यूटिल पैकेज, क्योंकि यही तो स्कैनर क्लास का पैकेज है ना, स्कैनर क्लास का पैकेज है जावा डॉट यूटिल। फिर ऐड नंबर्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंट एक्स वाई जेड, 3 इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिए, मेन फंक्शन तो क्रिएट करना जानते हो। फिर 2 नंबर हम लोग इनपुट मांग रहे हैं यूज़र से, और फिर देखो x इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है, इन डॉट नेक्स्ट इंट, और y इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट इंट। इसी से ना स्कैनर क्लास
यूज़र से एंट्री मांगता है और फिर हम लोग z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कर दे रहे हैं और फिर दोनों का सम प्रिंट कर दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बेसिक प्रोग्राम है जो आप लोग को पता ही होगा, है ना। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। इनपुट इन जावा वाइल राइटिंग कोड। अगर हम लोग कोड लिखते वक्त कुछ इनिशियलाइज करते हैं ना, जैसे इंट आई इज इक्वल टू 0 या इंट ए इज इक्वल टू 5 प्रोग्राम के अंदर लिखते वक्त, तो उसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। और वही अगर हम लोग रन टाइम के दौरान इनपुट डालते हैं तो उसको पैरामीटर्स कहते हैं। ये जो दो शब्द है, ये डेफिनेशंस अगर आप पढ़ रहे हो अलग अलग चीज़ का, खास करके कंस्ट्रक्टर वाले पार्ट में, तो आपको ये काम आएगा। तो इसलिए जानना ज़रूरी है कि जब हम लोग प्रोग्राम लिखते वक्त कोई इनिशियलाइज करते हैं, मतलब कुछ इनपुट करते हैं ए इक्वल टू 5, तो उसको इनिशियलाइजेशन करते हैं, और जब इनपुट करते हैं रन टाइम में तो उसको पैरामीटर्स कहते हैं। अच्छा, अब हम लोग आते हैं लूप में, है ना। तो फोर लूप के बारे में पता ही होगा, बहुत बेसिक सा लूप होता है। देखो यहाँ फॉर लूप में c इज इक्वल टू 1, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको 10 नंबर्स प्रिंट करने हैं 1 से लेकर 10, तो ये जो होता है ना, ये इनिशियल वैल्यू होता है c इज इक्वल टू 1। सबसे पहला जो चीज़ आपको प्रिंट करना है ना, वो इस इक्वल टू के बाद आएगा। बाय द वे, अगर आपको इवन नंबर्स प्रिंट करना होता है, ठीक है, तो यहाँ पे पक्का 2 आ रहा होता 99%, अगर लॉजिक लगभग यही है तो यहाँ 2 आएगा। अगर आपको मल्टीपल्स ऑफ 3 प्रिंट करना रहता तो यहाँ 3 आएगा। तो अगर फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन आएगा तो याद रखना कि जो पहला इनपुट होता है ना, वो होता है जो कि आपका पहला नंबर प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद देखो, ये जो लेस, ये कंडीशन है कि कहाँ तक होना चाहिए, तो लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि हमको पहला 10 नंबर प्रिंट करना है। तो c लेस देन इक्वल टू 10, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि इससे तो कम ही होना चाहिए, एक कंडीशन जो लगा रहता है। तो यहाँ n भी हो सकता है, c लेस देन इक्वल टू n, अगर आपको n नेचुरल नंबर्स प्रिंट करना है तो अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा तो ये देखते रहना, ये बात याद रखना। फिर ये होता है एस्केप, मतलब अलग। अब नेक्स्ट जैसे 1 पहले प्रिंट कर दिए, तो अगला वाला क्या प्रिंट करेंगे, अगला वाला प्रिंट करेंगे उसके जस्ट बाद वाला नंबर, तो एक ही इंक्रीज करना है, तो उसके लिए c प्लस प्लस लिखते हैं, या c इज इक्वल टू c प्लस 1 लिखते हैं। बाय द वे, मान लो अगर आपको इवन नंबर्स प्रिंट करना होता तो आप यहाँ पे क्या लिखते, 2, ठीक है, 10 तक का ही इवन नंबर्स प्रिंट करना रहता तो आप यहाँ 2 लिखते। और यहाँ पे जब 2 हो जाता तो उसके बाद आपको 4 प्रिंट करना होता, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ता, 2 में क्या आखिर ऐड करें कि 4 आ जाए, 2 में 2 क्या करें कि 4 आ जाए, तो +2 करना पड़ता। तो यहाँ c इज इक्वल टू c प्लस 2 होता, इस जगह पे c इज इक्वल टू c प्लस 2 होता, और इस जगह पे 2 होता, बाकी सब कुछ सेम रहता। तो प्रिंट आउट क्या हो जाता, 2 4 6 8 10। तो फॉर लूप के बारे में जानना, इससे जो बेसिक क्वेश्चंस आएगा उसको कर लेना, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग लूप्स के मतलब डेफिनेशन वगैरह पे। तो लूप्स देखो, फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है ना, ये सब लूप्स होते हैं। फॉर लूप और वाइल लूप जो हो गया ना, वो एंट्री कंट्रोल लूप है। एंट्री कंट्रोल लूप मतलब कि ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब जो कंडीशन ऊपर में डाला रहता है ना, जो कंडीशन डाला रहता है वो मीट आउट होगा तभी। ये देखो, ये कंडीशन है तुम्हारा, ये जो है वो कंडीशन, ये कंडीशन अगर ट्रू होगा तभी फॉर लूप जो है वो काम करना चालू करेगा अपना इनिशियल वैल्यू के लिए भी। तो फॉर लूप और वाइल लूप जो है वो एंट्री कंट्रोल लूप है। वहीं डू वाइल लूप मतलब पहले वो कर देता है, डू करो जब तक, और फॉर लूप अलग चीज़ हो गया, और ये जब तक, वाइल मतलब जब तक। तो डू वाइल लूप जो है ना, वो एक एग्जिट कंट्रोल लूप है। हिंदी का मीनिंग भी समझोगे ना तो थोड़ा समझ आएगा खुद से ही। तो डू वाइल एग्जिट है, और ये दोनों एंट्री कंट्रोल है। और इसका डिफरेंशिएशन देख लो कि ये कंडीशन एक बार देखता है उसके बाद ही एग्जीक्यूट होना चालू होता है, और ये चेक्स द कंडीशन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द लूप वंस, पहले एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद कंडीशन चेक करता है। यहाँ पे डू वाइल लूप का एक प्रोग्राम है। तो देखो, डू में क्या होता है ना कि ये प्रोग्राम घुस जाता है डू से ना, ये इधर आ जाता है पहले, और फिर बाद में जाके ये वाइल में कंडीशन लगाता है। तो इसलिए एक बार तो डू वाइल में एग्जीक्यूट हो ही जाता है, ये जो पार्ट होता है ना वो एग्जीक्यूट हो ही जाता है। तो इसलिए डू वाइल लूप जो है वो एग्जिट कंट्रोल लूप है इसी सेंस में। अब आते हैं, जब लूप का बात आता है तो वहाँ जंप स्टेटमेंट्स भी होते हैं, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न। तो इन जंप स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है, ब्रेक जो होता है ना वो लूप को ब्रेक कर देता है। मतलब अगर कहीं ब्रेक स्टेटमेंट आ गया बीच में लूप के, तो उस स्थिति में जो लूप है उस पूरे
लूप से ही प्रोग्राम बाहर निकल जाएगा। कंटिन्यू क्या करता है कि जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट अगर लूप के अंदर आ गया तो ये क्या करेगा कि प्रोग्राम को बोलेगा कि भाई तुम एक वैल्यू और आगे बढ़ जाओ, जो वो आइट्रेशन होता है ना, आई प्लस प्लस या इज इक्वल टू आई+1, आई+2, जो भी लिखा रहता है ऊपर में, स्किप वैल्यू या आइट्रेशन जो होता है, वो बोलता है कि भाई अब नीचे का पार्ट मत देखो लूप के, कंटिन्यू जैसे आता है तो बोलता है नीचे नहीं देखना है, तुमको वापस से जाना है और आइट्रेशन में एक वैल्यू बढ़ जाना है, जो भी तुमको बढ़ने का मन है, 1 2 3 जैसे भी तुमको बढ़ना है बढ़ जाओ बस। रिटर्न क्या करता है, रिटर्न बोलता है कि भाई इस लूप, रिटर्न अक्सर इसमें यूज़ नहीं होता, रिटर्न फंक्शंस में यूज़ होता है, लूप्स में भी यूज़ होता है, और इसका काम होता है मतलब ये भी ब्रेक जैसा ही काम कर देता है, काम ख़त्म कर देता है। ठीक है, अब आगे आते हैं वाइल लूप में। तो देखो वाइल लूप में भी जैसे कि फॉर लूप में कंडीशन ऊपर में लिखा रहता है ना, तो देखो इसमें भी जो कंडीशन है तुम्हारा वो ऊपर में ही लिखा हुआ है ना, दिख रहा होगा ये कंडीशन लिखा हुआ है। तो ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होगा तभी इस लूप के अंदर आएगा, ये जो लूप का जो बॉडी है उसके अंदर तभी आ पाएगा जब ये कंडीशन, ये वाला जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगा। तो इसलिए ये एक एंट्री कंट्रोल लूप है। और ये वाइल लूप का ये प्रोग्राम देख सकते हो, समझ में आना चाहिए कम से कम जो स्ट्रक्चर होता है और कैसे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। अब हम लोग आते हैं मेथड और फंक्शंस पे, है ना। मेथड या फंक्शन सेम चीज़ है, फंक्शन वाले प्रोग्राम्स हम लोग किए हुए हैं। तो फंक्शन का जो प्रोग्राम होता है, वो फंक्शन का आखिर काम क्या होता है। फंक्शन जो होता है ना, प्रोग्राम का एक छोटा सा हिस्सा होता है, एक प्रोग्राम का मॉड्यूल होता है, दैट कैन बी यूज मेनी टाइम्स एंड विच परफॉर्म्स अ फंक्शन। देखो फंक्शन है या मेथड, फंक्शन नाम में ही है उसका, लेकिन उसका दूसरा नाम मेथड्स है। तो फंक्शन क्योंकि उसका एक और नाम है तो वो कुछ फंक्शन तो करेगा, ये पक्का है। और प्लस वो प्रोग्राम का एक छोटा सा हिस्सा होता है, प्रोग्राम का एक मॉड्यूल होता है, और उससे कई बार वही वाला काम करवाया जा सकता है। ये इसका खासियत है, एक मॉड्यूल लिख दिया और उससे वही वाला काम बार बार करवा सकते हैं। ठीक है, फंक्शन होता है एक, उसी को बार बार करवाते हैं। अब फंक्शन जो होता है उसका दो टाइप होता है, एक प्योर फंक्शन और एक इम्प्योर फंक्शन। प्योर फंक्शन कौन होता है, जिसका रिटर्न टाइप होता है। ठीक है, जिसका रिटर्न टाइप होता है वो प्योर फंक्शन होता है। और प्योर फंक्शन का एक खासियत है कि दीज डोंट चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसका ये स्टेट चेंज नहीं करता। वहीं इम्प्योर फंक्शन जो होता है उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, और ये जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट को चेंज कर देता है। तो ये इम्प्योर फंक्शंस होता है। अब हम लोग आते हैं एक प्रोग्राम में जो कि फंक्शंस देख सकते हैं हम लोग इस प्रोग्राम में, है ना। हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो किए हुए हैं, जब जावा का प्रोग्राम करते हैं तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर चुके हैं ना। लेकिन ये जो प्रोग्राम है इसमें देखो, सबसे पहले तो java.util क्लास का नाम लिखे एडर, और उसके बाद ये दो जो है ना यहाँ इंट सब्ट्रैक्ट और इंट ऐड, ये जो पूरा मॉड्यूल हो गया ना, ये छोटा सा, ये सब्ट्रैक्शन का फंक्शन है। और ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये एडिशन वाला फंक्शन है। तो फंक्शन देखने में कैसा दिखता है वो जान लो, अगर नहीं आइडिया है फंक्शन क्या है तो ये देखने का स्टाइल इसका दिखता कैसा है देख लो। सबसे पहले ये जो इंट है ना, ये इस फंक्शन का रिटर्न टाइप है ना, रिटर्न का डेटा टाइप है। फंक्शन का नाम ये हो गया सब्ट्रैक्ट, ये क्या हो गया, इंट क्या हो गया फंक्शन का, ये वाला जो इंट है वो फंक्शन का रिटर्न टाइप है, और ये जो है फंक्शन का नाम है। और फिर ये दोनों जो है ना ये फंक्शन का फॉर्मल पैरामीटर्स है। क्या है, फॉर्मल पैरामीटर्स। और फिर ये अंदर फंक्शन का जो भी बॉडी है, तो इसमें तो सीधा रिटर्न a-b कर देना है जो हमको रिटर्न करना है। तो देखो रिटर्न टाइप जो है वो तो इंटीजर टाइप ही आएगा, a जो है वो इंटीजर है, b जो है वो भी इंटीजर है, तो a-b तो इंटीजर होगा, तो इसलिए इस फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है बॉडी कहीं ना कहीं। उसी तरीके से ये जो एडिशन वाला फंक्शन है उसका ये बॉडी हो गया। अच्छा, ये इसको, इस पूरे को कहते हैं फंक्शन हेडर। ठीक है, इस पूरे को कहते हैं फंक्शन हेडर। अब अगर इसका तुमको बोलेगा कि फंक्शन हेडर का आप सिंटैक्स लिखिए, तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं, फिर फंक्शन का नेम लिख देते हैं, और फिर ब्रैकेट खोल के जो फॉर्मल पैरामीटर्स हैं वो लिख देते हैं, काम हो गया अपना। तो ये हो गया फंक्शन का पूरा, जो फंक्शन दिखता कैसा है वो हो गया। अच्छा, ये देखो फंक्शन जो दिखता है ना, जैसा दिखता है फंक्शन, उसमें ये देख रहे हो इंट a इंट b लिखा रहता है, और प्लस ये जो फंक्शन का नेम उससे पहले
चाहे यहाँ इंट लिखा होगा, चाहे डबल लिखा होगा, चाहे फ्लोट लिखा होगा, स्ट्रिंग लिखा होगा। और अगर फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता ना तो वॉइड लिखा होगा। क्या? जब किसी फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा तो यहाँ पे वॉइड लिखा होगा इंट के जगह। कोई दिक्कत नहीं है इसमें मेरे ख्याल से। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे, ये जो है ना, ये उस फंक्शन को कॉल करना, ये वाला जो फंक्शन है इसको कॉल करने का तरीका है। तो इस स्टेटमेंट को बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट। तो फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन का जो ये हेडर है ना, ये फंक्शन का जो हेडर है और ये फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट, इन दोनों में डिफरेंस देखो। फंक्शन हेडर थोड़ा डिफरेंट दिखेगा और फंक्शन कॉलिंग अलग दिखेगा। फंक्शन कॉलिंग में ये जो पैरामीटर्स है ना 1,2 जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको एक्चुअल पैरामीटर्स बोलते हैं। और यहाँ जो इंट ए बी लिखा हुआ है, इंट ए इंट बी लिखा हुआ है, इसको फॉर्मल पैरामीटर्स बोलते हैं। और ये है तुम्हारा जो फंक्शन कॉलिंग में लिखा हुआ है, इसको एक्चुअल पैरामीटर्स बोलते हैं। और इसका जो स्टाइल है वो भी लिखा हुआ देख लो, ये फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट है। याद रखना, फंक्शन कॉलिंग ऐसा दिखता है और फंक्शन का जो हेडर है वो ऐसा दिखता है। और ये तुम्हारा हो गया क्या? फॉर्मल पैरामीटर्स। और ये हो गया एक्चुअल पैरामीटर्स। ये वैल्यूज़ इसमें पास करता है, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ होता है एक्चुअल पैरामीटर्स का, वो ही इसमें पास करता है। फिर ये जो, तो इस तरीके से काम होता है ना। अब आते हैं हम लोग दूसरे प्रोग्राम पे, नहीं दूसरे हम लोग स्लाइड पे आ गए। तो फंक्शंस और मेथड्स को देखो। तो ये देखो वॉइड सम, जिसका हम लोग बात कर रहे थे कि अगर फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है तो हम लोग वॉइड लगा देते हैं। इसमें क्या होता है, चीज़ हो जाता है और फिर वो प्रिंट कर देता है। तो प्रिंट हो जाता है बट रिटर्न कुछ नहीं करता है, इसलिए इसका रिटर्न टाइप वॉइड लिखते हैं। काम तो इसमें भी वही सम निकाल दे रहा है। और ये देखो, ये जो हो गया, इस टाइप से जब करते हैं तो इसको कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। ये जो है दिस इज़ अ फंक्शन हेडर और वॉइड है, इसलिए उसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं है फंक्शन का। फंक्शन का नेम सम है और इंट ए बी ये जो है वो फॉर्मल पैरामीटर्स कहलाता है। वहीं ये 1,5 जो है वो एक्चुअल पैरामीटर्स कहलाता है। इस चीज़ को याद रखना, जानना। उस तरीके से ये जो हो गया तुम्हारा दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है, इसमें रिटर्न टाइप तुम्हारा इंट है। और लगभग लगभग ये 3 हो गया तुम्हारा, इंट ए बी सी 3 नंबर का सम दे रहा है ये। और बाकी जो यहाँ लिखा हुआ है साइड साइड में, उसको पढ़ सकते हो कि क्या है क्या नहीं है। सेम ही चीज़ लिखा हुआ है लगभग लगभग। अच्छा, जावा में हम लोग जो फंक्शन कॉलिंग करते हैं ना, ये जो फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट है ना, यहाँ पे देखो ये फंक्शन कॉलिंग हो रहा है। उसमें ही बताया था अभी तुरंत ही फंक्शन कॉलिंग वाला स्टेटमेंट। तो जो फंक्शन कॉल करते हैं और हम लोग नंबर्स लिखा है ना या 146 इस फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट में, तो उसको कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। और बाय द वे, मतलब अगर अगर फंक्शन कॉलिंग के स्टेटमेंट में इस जगह पे फंक्शन कॉलिंग में ये ब्रैकेट के अंदर सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप हो तो उसको कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। लेकिन अगर इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हो, जैसे कि अरे हो या फिर स्ट्रिंग हो, मतलब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हो अगर, तो उसको कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, तो ये हम लोग जो भी कर रहे हैं वो है कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, तो कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, इसका डेफिनेशन पढ़ सकते हो। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि जो फॉर्मल पैरामीटर्स में अगर कुछ चेंजेस करते हैं फंक्शन के अंदर, कुछ भी चेंज कर रहे हैं फॉर्मल पैरामीटर्स में, तो वो एक्चुअल पैरामीटर्स में रिफ्लेक्ट हो जाता है। वहीं कॉल बाय वैल्यू के केस में अगर हम लोग फंक्शन के अंदर कुछ भी कर रहे हैं फॉर्मल पैरामीटर्स के साथ, तो एक्चुअल पैरामीटर्स को कुछ भी नहीं होता, उसमें कुछ बदलाव नहीं होता। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग एक ही नाम से कई सारा फंक्शन बनाना। जैसे कि देखो हम लोग यहाँ पे वॉइड सम बना रखे हैं हम लोग, तीन फंक्शन बना दिए हैं, लेकिन नाम सबका वॉइड मतलब सम ही है। ठीक है, नाम सबका सम है, लेकिन हम लोग अंतर कर दिए थोड़ा सा, क्योंकि अगर हम लोग को ऐसा कुछ करना है ना कि एक ही नाम से बहुत सारा फंक्शंस बनाना है, तो हम लोग कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा। तो हम लोग देखो यहाँ पे क्या किए, 2 इनपुट्स लिए, 2 इंटीजर्स ले रहे हैं, यहाँ 3 इंटीजर ले रहे हैं, यहाँ एक कैरेक्टर और दो कैरेक्टर ले रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना कि प्रोग्राम पहचान जाएगा कि अरे इनपुट 2 दे रहा है मतलब इस वाले के पास जाना है, इनपुट 3 दे रहा है सम के साथ तो इस वाले के पास जाना है, इनपुट कैरेक्टर टाइप का दे रहा है तो इस वाले के पास जाना है।
लेकिन बाय द वे सोचो कि अगर तुम दो ठो फंक्शन बना देते हो सम के नाम से, और दोनों में तुम इनपुट दो ठो इंटीजर ही दे देते हो, ठीक है, तब क्या होगा कि वो एरर हो जाएगा, वो गलती हो जाएगा प्रोग्राम का, क्योंकि प्रोग्राम समझ ही नहीं पाएगा कि भाई किसके पास जाएं, इसके पास भी तो इनपुट है, वो भी इंटीजर ही टाइप का, और दूसरा वाला भी तुम बना दियो मान लो कि जिसके पास भी वही दो इंटीजर टाइप का इनपुट है और नाम भी उसका सम है। तो वैसा नहीं चलता है, मतलब फंक्शन ओवरलोडिंग अगर आपको करना है, अगर फंक्शन ओवरलोडिंग आपको करना है तो आपका चाहे तो जो फॉर्मल पैरामीटर्स होता है ना, ये उसमें कुछ डिफरेंट होना चाहिए, मतलब नंबर्स डिफरेंट होना चाहिए, इधर दो हो गया इधर तीन हो गया, या फिर जो फॉर्मल पैरामीटर्स आपका है ना ये सब, उसका डेटा टाइप ही अलग अलग होना चाहिए। अगर इसमें दो है इसमें भी दो है तो उसका डेटा टाइप कुछ ना कुछ किसी किसी का अलग होना चाहिए, तो भी काम बन जाएगा। तो ये होता है फंक्शन ओवरलोडिंग, मतलब एक ही नाम से कुछ कई सारे फंक्शंस को क्रिएट करना, इसी को पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी देखो हम लोग एक फंक्शन, दो फंक्शन ऐड ले आए, यहाँ पे नाम ऐड ही है, ठीक है, नाम देखो दोनों फंक्शन का ऐड है, लेकिन इसमें क्या है, इंट ए इंट बी, दो ही पैरामीटर्स, दो ही मतलब तुम्हारा फॉर्मल पैरामीटर्स है, और इसमें देखो तीन फॉर्मल पैरामीटर्स है। ये इस फंक्शन का बॉडी है, और ये जो है इस फंक्शन का बॉडी है। इसमें तीन पैरामीटर्स है, इसमें दो पैरामीटर्स है। और अब देखना दोनों का फंक्शन कॉलिंग वाला पार्ट हम लोग दिखाते हैं। तो ये जो दिख रहा है ना, इंट ऐड, इंट a1 इज इक्वल टू ऐड 1 2, तो ये इस वाले फंक्शन को कॉल करेगा जिसमें कि दो पैरामीटर्स है। और ये a2 जो है जिसमें 6 4 5 तीन एंट्रीज हम दे दिए हैं, वो इस वाले फंक्शन को कॉल करेगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि मेरे पास, ये समझ जाएगा कि मेरे पास दो एंट्री है तो हमको इसको कॉल करना है, अगर अपने पास तीन एंट्री है 6 4 5 तो हमको इस वाले को कॉल करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब चलते हैं कंस्ट्रक्टर में। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, वो भी एक फंक्शन ही होता है, लेकिन उसका जो नाम होता है ना वो एग्जैक्टली सेम होता है क्लास नेम से, ठीक है। और इसको ना कॉल करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, ये अपने आप कॉल हो जाता है, क्योंकि उसका नाम क्लास नेम से सेम है, इसलिए उसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। कंस्ट्रक्टर कहीं ना कहीं एक फंक्शन या एक मेथड ही होता है, लेकिन वो अपने आप कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर का तीन प्रकार है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। इन तीनों का डेफिनेशन पढ़ लेना है, और ये दिखने में कैसे अंतर लगते हैं, जो अंतर समझ आता है डेफिनेशन से ही समझ आ जाएगा, इसको पढ़ लेना। लेकिन इसका जब प्रोग्राम देखेंगे ना तो ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि कैसा कैसा दिखता है ये लोग तीनों। तो ये देखो हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का दिखा रहे हैं, तो देखो इसका क्लास नेम क्या है, क्लास नेम है student3, यहाँ लिखा हो ना student3 क्लास नेम। और फिर देखो कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट किया गया होगा, कहाँ है कंस्ट्रक्टर, दिखाई दे रहा है कहीं, कंस्ट्रक्टर कहाँ क्रिएट किया हुआ है, अच्छा इसमें ये कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम ही नहीं है, ठीक है, लग नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है कंस्ट्रक्टर कहीं। तो हम लोग देख लेते हैं कोई दूसरा ही प्रोग्राम। ये तुम्हारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का है, ये तुम्हारा हो गया इसका, दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टर, ये जो है ना देखो इसका क्लास नेम क्या है, एरिया है, क्लास नेम इस फंक्शन, इस प्रोग्राम में क्लास नेम एरिया है ना, सबसे ऊपर दिख रहा है एरिया। और ये देखो ये जो तुम्हारा है ये कंस्ट्रक्टर है, देखो दिस इज़ अ कंस्ट्रक्टर। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ बस इनिशियलाइज़ करते रहे और कुछ नहीं, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। और एरिया जो है और क्लास नेम जो है वो सेम होना चाहिए, तभी इसको कंस्ट्रक्टर कहेंगे, है ना। ऐसा कुछ दिखे फिल इन द ब्लैंक्स का जहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्राम में पहले कि ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट होने वाला है, और बाय द वे मान लो तुमको यहीं पे फिल इन द ब्लैंक्स दे दे, तो तुमको पता होना चाहिए कि जो नाम है वो क्लास नेम के से ही सेम होगा, क्योंकि अपना ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में ये आइडिया याद रखना। और फिर ये प्रोग्राम कर क्या रहा है, तो ये देखो ये प्रोग्राम जो है वो लेंथ और ब्रेड्थ ले रहा है, तुम्हारा लेंथ और ब्रेड्थ ले रहा है, और एरिया कैलकुलेट कर रहा है एक रेक्टेंगल का वाया फंक्शन, ठीक है, वाया फंक्शन। ये जो फंक्शन है तुम्हारा, ये देखो ये इंट रेक्टेंगल एरिया का फंक्शन है, जो कि इंट ए इंट बी लेता है, दो वैल्यूज़ लेता है और फिर ए इंटू बी करके एरिया दे देता है। अच्छा एक चीज़ और, क्लास नेम के बाद यहाँ देखो इंट एल इंट कॉमा बी है, इन ये जो क्लास नेम के बाद जस्ट बाद जो भी रहता है ना, इसको
और फिर तुम कोई वेरिएबल ले आते हो, क्लास नेम ख़त्म, ये देखो क्लास का ब्रैकेट चालू हुआ है और तुम इंट एल कॉमा बी लिख दियो, तो इसको कहते हैं इनिशियल और मेंबर वेरिएबल, या फिर मेंबर और ग्लोबल वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वेरिएबल ऐसा है जिसको पूरे क्लास में आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सारा वेरिएबल्स को आप पूरे क्लास में यूज़ कर सकते हो, एल कॉमा बी, जो कि आप बस क्लास के तुरंत बाद किए हो, उसको क्या क्या कहते हैं, मेंबर वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल। ये पूरे क्लास का, इसका जो स्कोप है ना वो पूरे क्लास में है। लेकिन अगर हम लोग ये देखें, ठीक है, ये वाला, ये एरिया, इंट एरिया वैल्यू, ये एक फंक्शन के अंदर हम एक किए हैं ना, एक वेरिएबल को डिक्लेयर किए हैं इंटीजर टाइप का। तो ये जो एरिया वैल्यू जो है ना, वो एक ऐसा वेरिएबल है जो कि लोकल वेरिएबल है। ठीक है, इसका स्कोप बहुत छोटा है, बस फंक्शन तक ही है। अगर इसको हम एरिया वैल्यू को यहाँ यूज़ करेंगे या और कहीं यूज़ करेंगे ना, इसके इस जगह के अलावा कहीं पे भी यूज़ करेंगे, तो एरिया वैल्यू का जावा मतलब ही नहीं समझ पाएगा, ये प्रोग्राम मतलब नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो स्कोप है ना बस लिमिटेड है, एरिया वैल्यू का स्कोप बस इसी तक लिमिटेड है, उसके बाद उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, तो दिक्कत कर देगा, प्रोग्राम में एरर बता देगा। तो ये हो गया लोकल एरिया वैल्यू जो यहाँ पे है, जो कि एक फंक्शन के अंदर हम डिक्लेयर किए हैं, वो हो गया लोकल वेरिएबल। और जो यहाँ क्लास के तुरंत बाद होता है ना, उसको कहते हैं मेंबर वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल, जो कि तुमको यहाँ एल और एल कॉमा बी के सामने लिखा हुआ भी दिख रहा है ना। अब आते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टर का बात कर रहे थे, याद है कंस्ट्रक्टर। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो हम लोग देख लिए एरिया वाले में, है ना। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर देखे ना, देखो एरिया, क्लास नेम एरिया, और ब्रैकेट जो है ब्रैकेट है बस। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और बंद, और फिर अंदर में कुछ कुछ है, इक्वल टू ज़ीरो, बी इक्वल टू ज़ीरो लिखा हुआ है, इसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अच्छा, अब आते हैं हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देखो, इसका इस प्रोग्राम में क्लास नेम क्या है, स्टूडेंट 4, और ये देखो एक स्टूडेंट 4, ये जो चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे स्टूडेंट 4, ये क्लास नेम स्टूडेंट 4 था, और यहाँ ये है कंस्ट्रक्टर। तो इस कंस्ट्रक्टर में देख रहे हो ब्रैकेट खुल के बंद नहीं हुआ है, यहाँ पे इंट आई कॉमा स्ट्रिंग एन है, मतलब दो चीज़ और आ गया है। तो ये जो है ना वो एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, और देखो जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, इस जगह पे देखो, जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो ये दो वैल्यूज़ हम लोग पास कर दे रहे हैं, जो कि दो वैल्यूज़ कहीं ना कहीं यही वाला वैल्यूज़, ये दो वैल्यूज़ जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो पास भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्टर हम लोग बना दिए हैं ना इस प्रोग्राम में, उस वजह से ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहलाता है। ये समझ में आ गया होगा अभी तक, है ना, जो स्ट्रक्चर है कम से कम वो समझ आ गया होगा कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसा दिखता है, ऑल दैट। ज़्यादा एक्सप्लेन अभी हम कर नहीं रहे हैं, क्योंकि बोर्ड्स तुम लोग का बहुत नज़दीक हो गया, एक ही दिन का टाइम है। फिर अब आते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर में। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर में देखो यहाँ क्लास नेम स्टूडेंट 6 है, और ये जो है ना वो कंस्ट्रक्टर है, ये भी लगभग लगभग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जैसा ही तुमको दिख रहा होगा, कोई खास अंतर नहीं दिखाई दे रहा होगा, है ना। लेकिन इसमें क्या करते हैं, इस जगह पे देखो, ये तुम्हारा एक बनाएं और फिर दूसरा में वही वाला चीज़ को पास करते रहें, तो ये होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, डेफिनेशन सबका पढ़ लेना और थोड़ा सा ये जो देखे हो उसको याद रखना कि दिखता कैसा है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एकदम हटके दिखता है, पैरामीटराइज्ड और कॉपी कंस्ट्रक्टर थोड़ा सेम टाइप का दिखता है। डेफिनेशन याद रखना अपने को कंस्ट्रक्टर का, ठीक है, और टाइप्स का भी उसका, ताकि थोड़ा आइडिया रहे अपने को कंस्ट्रक्टर का। अब आते हैं, अ जावा कंस्ट्रक्टर इज़ यूज टू इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट का स्टेट को, ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करता है कहीं ना कहीं। और फिर जावा का जो मेथड होता है, जावा का मेथड या इन जनरल फंक्शन, जावा फंक्शन मेथड ही फंक्शन होता है जावा का, है ना। जावा मेथड इज इक्वल टू जावा फंक्शन, दोनों बात बराबर है। अ मेथड इज़ यूज टू एक्सपोज द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो भी डिफ्रेंशिएशन है ये पढ़ लेना, और ऐसे तुमको पता है कि कंस्ट्रक्टर कहीं ना कहीं एक मेथड है जो कि अपने आप कॉल हो जाता है। ठीक है, तो एक कह सकते हो कि ये देखो, ये डिफरेंस लिख दिया ना कि वो अपने आप ही कॉल हो जाता है, इन्वोक्ड इम्प्लिस, मतलब उसको करना नहीं पड़ता कॉल, और ये इसको कॉल करना पड़ता है, जावा मेथड को यू हैव टू कॉल। और इसका रिटर्न टाइप होता है, चाहे वॉइड ही कहीं नहीं हो, लेकिन रिटर्न टाइप होता है, इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, और अगर कुछ नहीं है तो वॉइड लिखना पड़ता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर के केस में हम लोग कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखते। तो ये दो डिफरेंस सबसे सही है, सबसे आसान है और समझने लायक है। और बाकी पहला वाला भी देख लेना एक बार।
अच्छा, अब जब मेथड या फंक्शन का बात आता है तो मेथड दो प्रकार का होता है, स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक मेथड। तो स्टैटिक मेथड क्या होता है? स्टैटिक मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड अ क्लास मेथड एंड इज कॉमन अक्रॉस द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, and this method can be accessed during the class name as well। तो ये डेफिनेशन पढ़ लेना। स्टैटिक मेथड मतलब कि इसको हम लोग पूरा क्लास में यूज़ कर सकते हैं, है ना। ये पूरा क्लास मतलब इसका जो ऑब्जेक्ट्स है, अक्रॉस द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास, एंड दिस मेथड कैन बी असेस्ड यूजिंग क्लास नेम एज वेल। ठीक है, जो भी ये डेफिनेशन पढ़ लेना, अभी ज़्यादा हमको भी नहीं समझ आ रहा। नॉन स्टैटिक मेथड, एनी मेथड ऑफ अ क्लास विच इज़ नॉट स्टैटिक इज कॉल्ड, मतलब जो स्टैटिक नहीं है वो नॉन स्टैटिक होता है। ठीक है, चलो कोई नहीं। स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड में डिफरेंसेस क्या है इसको भी पढ़ लेना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कुछ प्रोग्राम्स पे। ऐसे ही कुछ प्रोग्राम्स देख रहे हैं, तो ये देखो, ये वो प्रोग्राम है जो कि फंक्शन ओवरलोडिंग का है। फंक्शन ओवरलोडिंग पता है ना, पॉलीमॉर्फिज्म फंक्शन ओवरलोडिंग। दो फंक्शन रहेगा सेम नाम से, तो यहाँ पे दिख रहे हो दो फंक्शन है, एक इंट ऐड यहाँ पे है तुम्हारा, ये फंक्शन और ये फंक्शन, दोनों का नाम ऐड है, लेकिन इसमें दो फॉर्मल पैरामीटर्स है और इसमें तीन फॉर्मल पैरामीटर्स है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मल पैरामीटर्स। और फिर इसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल पैरामीटर्स। ये क्या है तुम्हारा? फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट। ये क्या है तुम्हारा? फंक्शन हेडर। ठीक है ना, फंक्शन का जो टाइटल है कहीं ना कहीं यहाँ दिया हुआ है, और ये फंक्शन कॉल हो रहा है, यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है इस जगह पे, तो फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट है। फंक्शन कॉलिंग के अंदर क्या रहता है? एक्चुअल पैरामीटर्स रहता है। ठीक है, फंक्शन कॉलिंग के अंदर ये जो 1, 2 है वो एक्चुअल पैरामीटर्स है, और ये जो है वो क्या है? कौन सा पैरामीटर्स है? फॉर्मल पैरामीटर्स है। तो याद रखना, और ये प्रोग्राम देख सकते हो। फिर ये देखो, ये अलग प्रोग्राम है, इसमें फंक्शन ओवरलोडिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो जो तुम्हारा वॉइड ऐड और इंट ऐड, ठीक है, और इसमें तुम्हारा रिटर्न टाइप इसका वॉइड है, इसका इंट है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओवरलोडिंग में ऐसा नहीं है कि तुम रिटर्न टाइप बदल दोगे तो अंदर का फॉर्मल पैरामीटर्स में चेंज होना चाहिए। तो फॉर्मल पैरामीटर्स में चेंज है, ये स्ट्रिंग भी है और ये इंट ए, इंट बी, इंट सी है, तो डेटा टाइप बदल गया प्लस नंबर्स भी बदल गया। और ये काम क्या कर रहा है देख सकते हो, ये हे यू, जो ये देखो ये कॉल किया ना हे यू, देखो इस जब वॉइड रहता है ना रिटर्न टाइप, तो फंक्शन कॉलिंग कैसा होता है? इस टाइप का, बस छोटा सा स्टेटमेंट लिखा रहता है जो कि एक्चुअल फंक्शन कॉलिंग है। और जब उसका कोई रिटर्न टाइप रहता है, जैसे इसका देखो यहाँ ऐड 6, 4, 5, इसको हम कोई वेरिएबल के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि इसका कोई रिटर्न टाइप होगा ना, तो ये रिटर्न टाइप जो होगा वो A2 में जाके स्टोर हो जाएगा। तो इसलिए जब रिटर्न टाइप होता है तो लगभग लगभग थोड़ा डिफरेंट दिखता है ये जो चीज़ है तुम्हारा। ठीक है, रिटर्न टाइप के केस में। नॉन जब वॉइड होता है तो देखो अलग दिखता है, तो ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो। अच्छा, ये इफ़ एल्स का एक प्रोग्राम है। इफ़ एल्स के बारे में जानते ही होगे, लेकिन ये प्रोग्राम एक बार देख सकते हो कि उसका मार्क्स मार्क्स के बेसिस पे कि यूज़र अपना मार्क्स एंटर करेगा, और इफ़ द मार्क्स इज़ मोर देन द पासिंग मार्क्स तो हम लोग प्रिंट कर देंगे यू पास द एग्ज़ाम, एल्स हम लोग प्रिंट कर देंगे अनफॉर्चुनेटली यू फेल टू पास द एग्ज़ाम। तो इफ़ और एल्स कैसे वर्क करता है? इफ़ ये कंडीशन ट्रू होता है तो प्रोग्राम यहाँ ये वाला काम करता है, नहीं तो एल्स, नहीं तो ये वाला काम करता है। इफ एल्स पता ही होगा लगभग लगभग, इतना समय से प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो तो। उसके बाद है पब्लिक क्लास प्रिंट इवन नंबर। तो इवन नंबर को प्रिंट करने का है 10 तक, अगर अपने को इवन नंबर प्रिंट करना है तो उसका लॉजिक देखो। लॉजिक में देखो, पहला नंबर हमको 2 प्रिंट करना है ना, तो इसलिए हम i=2 किए, और क्योंकि हमको 2 के बाद 4 प्रिंट करना है, मतलब ऐड 2 करना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ i+2 होगा, और क्योंकि 10 से कम करना है तो i<=10 होगा। हम इसको पूरा समझा सकते थे ड्राई रन के साथ, बट हम इसीलिए ऐसे समझा रहे हैं क्योंकि जो लोग को नहीं पता वो लोग ये कंडीशंस, ये स्किप वैल्यू, ये इनिशियल वैल्यू को देख के फिल इन द ब्लैंक्स कम से कम बना के आ जाना। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में रिवर्स नंबर। ठीक है, रिवर्स जब करना नंबर का रहता है तो अक्सर वाइल लूप का यूज़ होता है ना, जब नंबर को रिवर्स करना रहता है, और ख़ास करके अगर पैलिंड्रोम करना है तो आपको रिवर्स नंबर का एक कॉपी नंबर भी रखना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपको एक C= दिखे और बोले कि यहाँ क्या होगा, तो भाई नंबर होने का चांस है, n होने का चांस है, और प्लस अगर सम वम निकालना है और इंट s लिखा हुआ है तो यहाँ =0 होने का ज़्यादा चांस है। हम टेम्प लिखे हुए हैं,
ये अलग अलग चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब देखो, नंबर को हमको पता करना है, रिवर्स करना है और देखना है कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है, ठीक है। पैलिंड्रोम भी चेक करना है अपने को। तो नंबर को रिवर्स करने का जो लॉजिक होता है वो तुम लोग याद रखना कि यहाँ पे पहले n mod 10 होता है, जो भी नंबर होता है उसको mod 10 करते हैं, तो क्या होता है कि सबसे पीछे वाला डिजिट होता है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है और फिर उसको हम लोग इंटू 10 कर देते हैं। जो ये एक्सट्रैक्ट होता है उसको ऐड कर देते हैं और जो उससे पहले जो एक्सट्रैक्ट हो चुका है उसमें इंटू 10 कर देते हैं। धीरे धीरे ये एक्सट्रैक्ट होता है। ये वाइल लूप कैसे काम करता है उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ये चीज़ याद रखना कि पहले n mod 10 फिर n डिवाइडेड बाई 10 और बीच में एक चीज़ होता है जिसमें इंटू 10 प्लस टेम्प जैसा कुछ होता है, ठीक है। ये अलग होता है, ये अलग होता है, तो थोड़ा देख लेना ताकि आइडिया रहे। और फिर रिवर्स नंबर पैलिंड्रोम जो भी हो जाता है। अच्छा, जो हम लोग का कमेंट लाइंस होता है, ठीक है, कमेंट लाइंस, वो देखो ऐसे कमेंट लाइंस हो सकता है ना, स्लैश स्टार उसके बाद स्टार स्लैश इस टाइप से, या फिर ये जो है ना यहाँ पे स्लैश, ये वाला जो बिगिनिंग वाला स्लैश है उसके बाद स्लैश डबल स्टार भी होता है और एंड ये ऐसे ही होगा। तो ये दो टाइप का कमेंट लाइंस होता है। और एक और कमेंट लाइन होता है वो तुम्हारा होता है सीधा डबल स्लैश किया हुआ, जिसको अभी तुम पीछे के कुछ प्रोग्राम्स में देखे होगे आई थिंक, ठीक है, या आगे के प्रोग्राम्स में हम लोग देख लेंगे। हाँ देखो, सबसे ऊपर में यहाँ देखो स्विच स्टेटमेंट में डबल स्लैश लिखा हुआ ना, ये कमेंट लाइन्स है। मतलब ये जो लाइन्स होता है ना, ये जो ग्रीन ग्रीन में लिखा हुआ है वो क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है? वो एग्जीक्यूट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये स्लैश स्टार लगा हुआ है, इसको कमेंट लाइन्स कहते हैं। उसी तरीके से ये ग्रीन लाइन जो है ऊपर में स्विच स्टेटमेंट डबल स्लैश लगा देते हैं तो वो एक कमेंट लाइन बन जाता है, तो वो एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो ये स्विच केस का है। स्विच केस में अक्सर हम लोग क्या करते हैं, एक स्कैनर क्लास का यूज़ करते हुए एक वैल्यू मांगते हैं, ठीक है, इन एक्सटेंट ये यूज़र से एक वैल्यू मांगते हैं, और स्विच आई, ये जो वैल्यू मांगते हैं ना वही वाला आई है, ये जो आई यहाँ मांगे हैं, और फिर जो भी वो आई का वैल्यू होता है वही वाला केस यहाँ पे एग्जीक्यूट कर जाता है तुम्हारा। जैसे केस आई का वैल्यू अगर ज़ीरो है, आई का वैल्यू अगर ज़ीरो है तो ये वाला केस एग्जीक्यूट करेगा, आई का वैल्यू अगर वन है तो ये वाला, आई का वैल्यू टू है तो ये वाला, और नहीं तो एक डिफ़ॉल्ट केस होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हमेशा डिफ़ॉल्ट केस लिखें, अगर मने तो आप लिखिए, नहीं मने तो आप डिफ़ॉल्ट केस को ओमिट कर सकते हैं। लेकिन डिफ़ॉल्ट केस इसलिए लिखा जाता है कि अगर यूज़र कोई अनडिसेंड वैल्यू चुन लिया है तो कम से कम कुछ कंप्यूटर प्रिंट कर दे कि भाई देखिए आपका जो चॉइस है वो बड़ा ही अजीब सा है, मेरे बस का नहीं है, ठीक है। तो वो होता है डिफ़ॉल्ट केस। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तुम डिफ़ॉल्ट केस लिखो। उसमें क्या हुआ कि यूज़र सोच रहा है यार कंप्यूटर कोई रिजल्ट ही नहीं दे रहा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि तुम वैल्यू ऐसा इनपुट की हो, क्या करोगे। ये ट्राई कैच ब्लॉक, जब भी कोई एक्सेप्शन जो होता है ना जावा में, एक्सेप्शन का मतलब होता है एरर। जब भी एरर कोई होता है तो हम लोग उसके लिए ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करते हैं, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। और ये जो प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं उसी के बारे में, इसको पढ़ना नहीं है लेकिन पता रहना चाहिए कि ट्राई कैच ब्लॉक जो होता है वो एक्सेप्शन हैंडल करता है, मतलब एरर्स को हैंडल करता है जावा में, एक तरीका है। अच्छा, ये सीरीज़ का क्वेश्चन ये देख लो, 1+2+3+n, इस टाइप का अगर सीरीज़ आपको बोले कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स कहीं कहीं दिया हो तो ये जगह याद रखना, ये वाला पार्ट याद रखना ना, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, ठीक है। और अगर n तक है या 10 तक है तो इसमें फॉर लूप याद रखना। देखो 1 से लेके अपने को यहाँ 1 से लेके n तक जाना है या मानो 10 तक जाना है, तो इनिशियल 1 है और आखिरी n है ना, इनिशियल 1 है और आखिरी n है। तो देखो फॉर लूप जो यहाँ पे अपने पास है उसमें इनिशियल 1 है, आखिरी n है, और क्योंकि देखो प्लस क्या क्या हो रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है ना, तो एक प्लस हो रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लस प्लस का यूज़ हुआ है। इन सब चीज़ को देखना। और सम के केस में जब भी सबका सम निकाला जाता है ना, तो तो ऐसा ही स्टेटमेंट रहता है, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, ठीक है ना, सम इज इक्वल टू सम प्लस कुछ रहेगा, ठीक है। और वो जो कुछ रहेगा ना वो इसी इसी आई जैसा ही कुछ रहेगा, आई का ही फंक्शन रहेगा, चाहे आई इंटू आई रहेगा डिपेंडिंग अपॉन कैसा सीरीज़ है, लेकिन सम इज इक्वल टू सम प्लस आई इसी टाइप कुछ रहता है हमेशा, देखना। अभी कुछ कुछ और भी हम सीरीज़ का प्रोग्राम दिखा दे रहे हैं तुमको। जैसे इस केस में देखो 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, इन सब का सम करना था n इंटू n तक। तो
स्टार्टिंग हमको 1 × 1 से करना था, मतलब कि 1 से करना था, तो इसलिए देखो स्टार्टिंग 1 से हुआ है। जाना अपने को n × n तक है, लेकिन क्योंकि अपन अलग टाइप का लॉजिक यूज़ करेंगे, है ना, इसलिए यहाँ i <n है, यहाँ i × i हो जा रहा है, ठीक है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। और क्योंकि 1 के बाद 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, n आ रहा है, तो इसलिए हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ देखो i × i ये मेन काम कर जा रहा है अपना, है ना, ये i × i मेन काम कर जा रहा है, बाकी सब कुछ सेम हो रहा है। तो तुम कह सकते हो कि जहाँ 1 2 3 4 ये लूप लगभग लगभग समझो कि हो सकता है कि सेम ही रहे, लेकिन इनिशियल वैल्यू इंपॉर्टेंट है ना, इनिशियल वैल्यू शायद तुम देख सकते हो, प्रोग्राम समझ सकते हो। अगर पहले का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसको समझ सकते हो, और नहीं तो ऐसे ही देख सकते हो कि आखिर कैसे सम इज इक्वल टू सम प्लस ही रहता है। और जो ये प्लस माइनस वाला होता है ना, प्लस माइनस, -1 +2 -3 +4, तो उस केस में देखो ये जो सम अपना आता है, तो वो सम के साथ कुछ ऐसा मैथ डॉट पावर जैसा कुछ लगा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो ये काम का चीज़ है, ये देख लेना। फिर ये एसोसिएटिव इन जावा, अभी एक क्वेश्चन आ गया था इक्वल टू के लिए, तो इक्वल टू में पूछा था कि इक्वल टू का एसोसिएशन कैसा होता है। तो इक्वल टू का जो एसोसिएटिव होता है ना, वो राइट एसोसिएटिव होता है। और देखो यहाँ पे लिख रहा है इक्वल टू राइट एसोसिएटिव। और ये बात भी याद रखना कि इक्वल टू या नॉट इक्वल टू जो होता है वो लेफ्ट एसोसिएटिव होता है, ठीक है। और बाकी ये जो तुम्हारा पूरा अधिकतर चीज़ जो है लेफ़्ट एसोसिएटिव है, बहुत कम ही चीज़ जो है वो राइट एसोसिएटिव है। तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ कुछ चीज़ है जिसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ा जा सकता है। चलो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इतना अगर पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। लगभग लगभग इसमें सारा कॉन्सेप्ट हम कोशिश किए हैं कि समझ आ जाए आपको।